है 1.87% की गिरावट फिलहाल सेंसेक्स में। लेकिन नो ईयर कंपनी में आज हम बात करेंगे डाबर इंडिया और आपको कंपनी के मैनेजमेंट से भी मिलवाएंगे। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कंपनी के कारोबार के बारे में। एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया देश की सबसे बड़ी आयुर्वेद दवाएं बनाने वाली कंपनी है। बाजार में कंपनी के हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, होम केयर और खाने पीने के प्रोडक्ट्स की अलग पहचान है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री वाले 10 ब्रांड हैं, जिनमें डाबर च्यवनप्राश, डाबर लाल दंत मंजन, डाबर हाजमोला और रियल जूस खूब बिकते हैं। इस कंपनी की 68% आय कंज्यूमर केयर डिवीजन से आती है। डाबर भारत में ही नहीं विदेशों में भी सक्रिय है। कंपनी की आय का 22% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आता है। हाल ही में कंपनी ने श्रीलंका में सब्सिडरी कंपनी डाबर लंका प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कारोबार की शुरुआत की है और श्रीलंका में कंपनी 70 करोड़ रुपए का निवेश भी कर सकती है। इस निवेश के बाद माना जा रहा है कि कंपनी की विदेश से आने वाली आय में इजाफा होगा। वहीं अगर कंपनी के प्रतिद्वंदियों की बात करें तो बाजार में डाबर के प्रोडक्ट्स को आईटीसी, एचयूएल, इमामी और गोदरेज कंज्यूमर से कड़ी टक्कर मिलती है। तो आईटीसी, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर और इमामी से मुकाबले के लिए कितनी तैयार है डाबर इंडिया, इस पर बात करने के लिए आज नो ईयर कंपनी में हमारे साथ हैं डाबर इंडिया के सीईओ सुनील दुग्गल। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल और आगे क्या प्लान्स हैं और डाबर इंडिया में निवेश की क्या स्ट्रैटेजी हो, बताने के लिए हमारे साथ होंगे क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा भी। लेकिन सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करते हैं। मिस्टर दुग्गल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कंपटीशन काफी इंटेंसिफाई हो गया है एफएमसीजी सेक्टर में। प्राइसेस बढ़ाने की जितने भी बात होती है, दो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी सारी कंपनियों ने अपने प्राइसेस कम किए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन चल रही है? कंपटीशन काफी ज्यादा है, क्या मार्जिन्स पर कुछ असर पड़ रहे हैं? कंपटीशन तो ज्यादा है ही और हमेशा ज्यादा रहा है इस सेक्टर में। तो सब मल्टीनेशनल कंपनीज जो ग्लोबल मेजर्स हैं वो इंडिया में कई सालों से हैं, तो हम उनसे कम्पीट तो बहुत सालों से कर रहे हैं। मगर जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हुआ है, जो खास बात है वो है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मार्जिन्स के ऊपर हुआ ही है। आपने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे होंगे और इस क्वार्टर में भी इन्फ्लेशन का प्रभाव काफी ज्यादा होगा। ओके, तो आपको लगता है मार्जिन्स इस पूरे साल कुछ प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि जैसे खबरें निकल कर आ रही हैं इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है। क्या पिक्चर देखते हैं आप पूरे साल के लिए मार्जिन की? इन्फ्लेशन पूरे काबू में तो नहीं है, मगर कुछ दिखाई दे रहा है कि वर्स्ट इज ओवर और आगे की इन्फ्लेशन पिछले 2 क्वार्टर से कुछ कम होगी। उसका इम्पैक्ट शायद अगले क्वार्टर से आ जाना चाहिए। मगर ओवरऑल जो मार्जिन हमें इस साल के दिखाई दे रहे हैं 11-12 के, वो 10-11 से तो कम होंगे ही, उसका कोई विषय नहीं है। ओके, एक खबर जो यहाँ पर डाबर ग्रुप की तरफ से निकल कर आई थी वो ये कि अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप कुछ हिस्सेदारी रखते हैं एज अ ग्रुप। क्या डाबर इंडिया की भी कुछ हिस्सेदारी है इस कंपनी में? जी नहीं, कोई लिंक नहीं है दोनों कंपनीज में। अविवा कंपनी जो है वो हमारे डाबर के प्रमोटर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है उस कंपनी में, मगर डाबर का कोई लिंक नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑन दिस नोट हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में और जानकारी लेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मिस्टर सुनील दुग्गल बने हुए हैं। आप देख रहे हैं नो ईयर कंपनी और आज हमारे रेडार पर है डाबर इंडिया कंपनी के सीईओ सुनील दुग्गल हैं हमारे साथ। मिस्टर दुग्गल, आप काफी सारा कारोबार इंटरनेशनल मार्केट्स में भी करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से बड़े बाजार हैं जहां आपका कारोबार है और कितना टोटल आपकी जो आय आती है वो बाहर से आती है? हमारा जो सबसे फोकस एरिया है वो है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। हालांकि सबसे बड़ा मार्केट, सिंगल बड़ा मार्केट तो इस वक्त यूएस है, मगर आगे का ग्रोथ जो हमें दिखाई दे रहा है वो अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट एरिया से ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, और हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और कंसंट्रेशन इस एरिया पर होगा। पिछले साल करीब 22% हमारा सेल आया था आउटसाइड इंडिया, इस साल करीब 30% या 28% होगा, और इसका जो प्रोपोर्शन है ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि ओवरसीज सेल्स का ग्रोथ इंडिया ग्रोथ से ज्यादा है। आपने मिडिल ईस्ट की बात की और आप उसे मान रहे हैं काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन काफी ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में। ऐसे में किस तरह का परफॉर्मेंस आप इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन एरिया से?
यहाँ आपकी बात ठीक है, अनरेस्ट हुआ है और खासकर अर्ली इन दिस ईयर ज्यादा हुआ था। अभी जो अनरेस्ट है वो सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज में कन्फाइंड है, जैसे लिबिया, येमेन, सीरिया, और जो बड़े कंट्रीज थे जैसे इजिप्ट जिसमें हमारा एक्सपोजर काफी ज्यादा है, उधर अब अनरेस्ट नहीं है। मगर अनरेस्ट करके, एटलीस्ट पार्टली अनरेस्ट करके, थोड़ा सा सेल ग्रोथ में डिप आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये एरिया जो था हमारा 25-30% ग्रो कर रहा था, इस साल करीब 20-1% ग्रो करेगा, जो भी अच्छा है अंडर द सर्कमस्टांसेस। और जैसे ये मुल्क लिबिया और सीरिया और येमेन अंडर कंट्रोल आएंगे, लिबिया तो अंडर कंट्रोल आ ही गया है, तो हमारा सेल ग्रोथ रिवाइव हो जाना चाहिए। मगर आगे का जो अधिक ग्रोथ है वो हमें सब सहारन अफ्रीका में ज्यादा दिखाई दे रहा है, खासकर वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, क्योंकि मिडिल ईस्ट मार्केट्स में तो हमारा अच्छा सेल है ही और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हालांकि काफी अट्रैक्टिव है, मगर उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है जितना सब सहारन अफ्रीका में है। ओके, इसके साथ साथ आपने हाल में ही श्रीलंका में भी प्रवेश किया है, क्या आप बता सकते हैं किस तरह का वहां पर आपका बिजनेस प्लान है, किस तरह का एक्सपेंशन प्लान है? शुरुआत में तो वो फैक्ट्री जो श्रीलंका में हम बना रहे हैं वो सिर्फ बेवरेजेस का काम करेगी, क्योंकि इस वक्त जो हमारे 2 फैक्ट्रीज हैं, एक है नेपाल में और एक है जयपुर के पास, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, साउथ इंडिया मार्केट जो है वो बहुत दूर होती है और उसमें फ्रेट कॉस्ट और टाइम टू रीच बहुत ज्यादा लगता है। तो इसको एक्सपेडाइट करने के लिए और हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने ये श्रीलंका का प्लान सोचा है। उसमें हम इन्वेस्टमेंट करीब 70 करोड़ की करेंगे। प्लांट का कमीशनिंग करीब जुलाई-अगस्त में हो जाना चाहिए, शुड रीच फुल प्रोडक्शन बाय सितंबर 2012, और ये हमारी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी आउटसाइड इंडिया। बट इसका जो फोकस होगा वो इंडिया मार्केट के ऊपर ही होगा, नॉट फॉर श्रीलंका मार्केट। श्रीलंका के लिए भी हम कुछ सेल उधर से निकालेंगे, मगर ज्यादा फोकस उसका होगा इंडिया एंड पर्टिकुलरली साउथ इंडिया। ओके, तो साउथ इंडिया में अपनी पहुंच और बढ़ाने के लिए आप वहां पर श्रीलंका में अपने प्लांट का सहारा लेंगे। साथ ही कुछ खबरें आई थी कि आप प्रीमियम स्किन केयर सेगमेंट में उतरना चाह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे या फिर रीमॉडलिंग ऑफ प्रोडक्ट होगी, क्या प्लान है वहां पर? स्किन केयर में हमारा लिमिटेड इनिशिएटिव है कि एक तो हमारे पास फेम कंपनी हमने जो खरीदी थी उसके ब्रांड्स हैं जो काफी अच्छी तरह उनका ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और पुराने डाबर के ब्रांड्स भी हैं लाइक गुलाबारी, जिनका भी सेल ग्रोथ अच्छा है। इस वक्त खासकर प्रीमियम स्किन केयर में आने का हमारा प्लान नहीं है, इसी हमारा यही प्लान है कि हम फेम का पोर्टफोलियो और गुलाबारी का पोर्टफोलियो आगे से तेज तरीके से बढ़ाएं। इनमें पोटेंशियल बहुत है, मगर प्रीमियम स्किन केयर बहुत कंपेटिटिव एरिया है और इस वक्त हमारा कोई खास प्लान नहीं है उस एरिया में आने का। ओके, इसके साथ साथ आपने 2 कंपनियां एक्वायर की थी, होबी और नमस्ते, जो कि आपने हाल फिलहाल में ही एक्वायर की है। आप बता सकते हैं वहां से कितना बिजनेस आता है, क्या वो कंप्लीटली आपके साथ एसिमिलेट हो चुकी हैं या अभी कुछ टाइम लगेगा? अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, कितना टाइम लग सकता है इन्वेस्टमेंट फेज खत्म होने में? हॉबी का जो परचेज हुआ था ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 साल पहले हुआ था, अराउंड अक्टूबर 2010 में, और पूरा एसिमिलेशन उसका हो गया है। नमस्ते का करीब 3 महीने के बाद हुआ था, अर्ली जनवरी में, और उसका भी एसिमिलेशन काफी हद तक हो गया है। कुछ बाकी एरियाज हैं जिनमें हमने करना है, मगर दोनों बिजनेसेस जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और खासकर जो नमस्ते जो बड़ा वाला एक्विजिशन था, परफॉर्मेंस उसका इज एक्चुअली एक्सीडिंग आवर एक्सपेक्टेशंस। और जो नमस्ते के प्रोडक्ट्स हैं वो अफ्रीका के लिए बहुत रेलेवेंट है, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स जो इस वक्त यूएसए में बनते हैं और अफ्रीका जाते हैं, हम अफ्रीका में ही अपने कारखानों में बनाएं और वो मार्केट को हम सर्विस करें फ्रॉम अफ्रीका। उसमें कॉस्ट कम आएगा, और अफ्रीका तो कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है ही, तो उसके साथ हमें उम्मीद है कि हमारा अफ्रीका का ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सब सहारन अफ्रीका का जो फोकस एरिया है वो नमस्ते प्रोडक्ट से मैक्सिमम उसका हमें फायदा निकलेगा। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे। हमने देखा पहली तिमाही में आपने आय में करीब 30% के आसपास की ग्रोथ देखी और मुनाफे में करीब 20% के आसपास। तो अगर पूरे साल की पिक्चर आपसे लेना चाहें, किस तरह की आय और मुनाफा आप पोस्ट कर सकते हैं? देखिए, सेल्स ग्रोथ तो अच्छी आएगी, क्योंकि पिछले साल जो एक्विजिशन के नंबर्स नहीं थे इस साल हैं, तो करीब 25 और 30% के बीच में हमारी टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ आ जानी चाहिए। मार्जिन्स का आउटलुक अभी क्लियर नहीं इतना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है, और अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती है
तो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन जो है और ग्रोथ है वो भी ठीक हो जाना चाहिए। मगर इन्फ्लेशन का अगर इम्पैक्ट जैसे पिछले 2 क्वार्टर्स में था वो आगे भी ऐसा ही चले तो प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर प्रेशर जरूर आएगा। तो इस वक्त प्रॉफिट के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। ऑलराइट मिस्टर दुग्गल, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर FY12। धन्यवाद। तो यहाँ पर डाबर इंडिया के मैनेजमेंट बताते हुए कि करीब करीब 30% का ग्रोथ वो देख पाएंगे रेवेन्यू में। हालांकि प्रॉफिट फिगर एस्टिमेट करना इस वक्त इसलिए मुश्किल है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस का मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा प्रॉफिट फिगर्स पर। अगर कहीं इन्फ्लेशन कुछ कूल ऑफ होता है तो उसकी मदद जरूर मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच हमें क्या कॉल लेनी चाहिए डाबर इंडिया पर, जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे फॉर्च्यून फिस्कल के जगदीश ठक्कर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और बाजार पहले के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.5% की गिरावट यहां पर सेंसेक्स और निफ्टी में 260 पॉइंट्स की गिरावट अभी भी है सेंसेक्स में, लेकिन अपने निश्चित स्तरों से करीब करीब 100 पॉइंट्स रिकवर किया है बाजार ने। लेकिन नो योर कंपनी में आज हम फोकस कर रहे हैं डाबर इंडिया पर। कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की। मार्जिन पिक्चर कुछ ब्लीक लग रही है इस साल, लेकिन ओवरऑल कॉल क्या बनती है? फॉर्च्यून फिस्कल के जगदीश ठक्कर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जगदीश जी, स्वागत है आपका। क्या राय देंगे आप यहाँ पर डाबर इंडिया पर? FMCG कंपनी में इस चौथे नंबर की कंपनी है, लेकिन कंपटीशन जैसे आपने बताया कि काफी तगड़ी है HUL से, ITC से और बाकी और जो कंपनी है ला ओरियल से। तो कंपनी के जो पिछले 2 साल की अगर बैलेंस शीट आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो चुका है। कंपनी ने अभी श्रीलंका में एक प्लांट लगाने की जो बात की है, जो जूसेस के लिए, बेवरेजेस के लिए, उसका अवसर 2012 के अंदर आपको मिलेगा। एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया था कंपनी ने 29 जुलाई 2011 को, और वहां बिल्कुल उन्होंने साफ किया था कि 2012 के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो खास करके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है जो 2011 में 14.7 थे, वो 2012 में आने की उम्मीद कम है और उनको इन्फ्लेशन का बहुत बड़ी चिंता है। और जिस तरह से उनका जो सेल्स का राइज जो पिछले क्वार्टर में आया था उसमें से 14% राइज था सेल्स के अंदर, उसमें 9% एक्चुअल राइज था, 5% उनकी जो प्राइस बढ़ाई थी उसकी वजह से था। सितंबर के बाद एक और राइज करने की वो बात कर रहे हैं। कंपनी की जो इक्विटी है करीब 175 करोड़ की है, उसमें 69% प्रमोटर के पास है, 19% कभी FIS के पास है और बाजार में आम पब्लिक के जो पास है करीब 5% से ज्यादा नहीं है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी के खुद की मैनेजमेंट की जो कॉल है, और प्लांट लगाने के बाद कंपनी के काफी और प्लांट्स भी लगे हुए हैं, जैसे इजिप्ट में है, टर्की में है, नाइजीरिया में है, दुबई में है, तो और कई जगह पे प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन कंपनी का जूस जो बेवरेजेस है, जो सबसे ज्यादा उसका अहम हिस्सा है उसके टोटल सेल्स का, वो साउथ इंडिया में कम है। और श्रीलंका से वो कहते हैं कि उनको एक फ्रेट में अंदर थोड़ा सा जरूर मदद मिलेगी। तो 2012 के लिए मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है, 95 के करीब आपका अगर प्राइस आता है तो 2013 के बाद ये कंपनी आपको रिवॉर्ड दे पाएगी। ऑलराइट, तो फिलहाल ये राय है जगदीश की। जगदीश, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। अगले 1 साल में तो शायद कुछ खास रिटर्न नहीं मिले, लेकिन आगे ये बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। 1.5 साल तक यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। यहाँ पर 130 तक जाने की उनको लगता है, उम्मीद है कि यहाँ पर वो जा सकता है। नो योर कंपनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं आखिरी सौदा।